राष्ट्रपति संदर्भ मामले के अंदर 7वें दिन की सुनवाई के दौरान गवर्नर बनाम विधानसभा का द्वंद्व बढ़ चढ़कर सामने आया। उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए, एक विधानसभा ने सत्ता की आवाज के आधार पर एक विधेयक यानी कि बिल पारित किया, लेकिन जैसे ही वो बिल राज्यपाल की टेबल पर पहुंचता है, वो मानो गायब सा हो जाता है। न स्वीकृति, न अस्वीकृति, न ही विधानसभा को वापस लौटाना, बस चुप्पी और अनिश्चित इंतजार। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक निर्वाचित ना हुए राज्यपाल के पास इतना असीमित अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की इच्छा को रोक सके। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के रेफरेंस की सुनवाई के 7वें दिन बहस बेहद गर्म रही। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम और आनंद शर्मा ने कड़ा विरोध जताया। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ये केस सिर्फ राज्यपालों का नहीं है, ये भारत की लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे 7वें दिन की सुनवाई में रखी गई दलीलों की। कैसे कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि राज्यपालों को गैर जिम्मेदाराना अधिकार नहीं मिल सकता है। क्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य इसका विरोध कर रहे हैं, और आखिर में यह संवैधानिक पहेली कि सार्वभौमिक शक्ति किसके पास है, राज्यपाल के पास है या विधानमंडल के पास है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कपिल सिब्बल की तर्कपूर्ण दलीलों के बारे में जो 7वें दिन दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल की ओर से पेश हुए। उन्होंने साफ कहा कि संविधान को ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता कि राज्यपाल को बिना जवाबदेही के असीमित शक्ति मिल जाए। उन्होंने अनुच्छेद 361 को निशाने पर लिया, और जो राज्यपाल को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए अदालती जवाबदेही से बचाता है। सिब्बल ने कहा कि अगर इस इम्यूनिटी को अनुच्छेद 200 के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोक सकता है। उनके शब्द बेहद तीखे थे 7वें दिन। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कार्यपालिका को अदालत के प्रति जवाबदेह न बनाता हो। अगर आप राज्यपाल को यह अधिकार दे देते हैं तो अनुच्छेद 200 एकमात्र ऐसा प्रावधान होगा जहां जवाबदेही खत्म हो जाएगी। सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल जज की तरह नहीं बन सकते। बिल संवैधानिक है, असंवैधानिक है या किसी केंद्रीय कानून से टकरा रहा है, यह तय करने का अधिकार अदालतों का है, राज्यपाल का नहीं है। और फिर उन्होंने सीधा सवाल रखा कि अगर राज्यपाल गलती से बिल रोक दे तो उपाय क्या होगा। क्या अदालत को डीम्ड असेंट यानी कि स्वीकृति मान लेनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए जैसा कि तमिलनाडु केस में हुआ था, या कोई नया संवैधानिक ढांचा हमें बनाने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप क्या सोचते हैं कि क्या राज्यपाल को अधिकार होना चाहिए कि वह बिल को अनिश्चित काल तक रोक दे, या फिर अदालत को डीम्ड असेंट का रास्ता अपनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं काल्पनिक सवालों पर चेतावनी का भी जिक्र हुआ। 7वें दिन की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने अदालत को आगाह किया कि धुंधले और काल्पनिक सवालों का जवाब मत दीजिए आप। उन्होंने याद दिलाया कि पहले के सभी राष्ट्रपति रेफरेंस केस हमेशा किसी विशिष्ट विवाद पर केंद्रित रहे हैं, न कि काल्पनिक परिस्थितियों पर। उन्होंने 1978 के स्पेशल कोर्ट्स बिल रेफरेंस का भी हवाला दिया, जहां जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालत को काल्पनिक हालात गढ़कर उनका हल नहीं निकालना चाहिए। सिब्बल का साफ कहना था कि जब हालात हमारे सामने आएंगे तब अदालत तय करेगी, लेकिन आपसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप आज कल्पना के आधार पर अनुच्छेद 131 या फिर 32 जैसे सवालों का जवाब दें। आप
आगे बढ़ने से पहले बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और लाइक और शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अब आगे बढ़ते हैं कि राज्य की साझा स्थिति के बारे में बात करते हैं कि 7वें दिन की सुनवाई के दौरान क्या हुआ। सिर्फ सिब्बल ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों ने एक स्वर में क्या कहा कि भारतीय संवैधानिक ढांचे में सार्वभौमिक शक्ति जनता के चुने हुए विधानमंडल में निहित है, राज्यपाल इसमें बाधा बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। गोपाल सुब्रमण्यम जो कर्नाटक की तरफ से पेश हुए, उन्होंने केशवानंद भारती केस का सहारा लिया और कहा कि संविधान का आधार है कैबिनेट प्रणाली और विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेवारी। आनंद शर्मा जो हिमाचल प्रदेश की तरफ से पेश हुए, उन्होंने उदाहरण दिया अनुच्छेद 85 का और यह बताते हुए कि जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं तो वह भी केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास ये निजी विवेक नहीं है तो राज्यपाल ये कैसे दावा कर सकते हैं कि उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत विवेकाधिकार है। ये बात आप समझिएगा जो आनंद शर्मा जी ने अनुच्छेद 85 के बारे में बोली। दोबारा से सुनिएगा आनंद शर्मा जी की दलील को। आनंद शर्मा ने अनुच्छेद 85 का उदाहरण देते हुए बोला कि जब राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं तब भी वो मंत्रिमंडल की सलाह पर ही, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही संबोधित करते हैं। अगर राष्ट्रपति के पास ये निजी विवेक नहीं है तो राज्यपाल कैसे दावा कर सकते हैं कि उनके पास अनुच्छेद 200 में विवेकाधिकार है। यहां पर साफ संदेश था कि राज्यपाल कोई समानांतर सरकार नहीं है, उन्हें भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना चाहिए। अब हम अपने विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ते हैं कि अब जरा ठहर कर आप सोचिए कि असली लड़ाई यहां पर दो दृष्टिकोणों के बीच की है। एक दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है कि राज्यपाल एक वॉचडॉग है, यानी कि राज्यपाल यानी कि गवर्नर एक प्रहरी है, जरूरत पड़ने पर बिल रोकने की शक्ति उसके पास होनी चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक कड़ी है जिन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। अगर सिब्बल की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो हम एक ऐसे गैर जवाबदेह राज्यपाल को शायद जन्म देंगे जिसे अनुच्छेद 361 का कवच मिलेगा और जो राज्य सरकारों को पंगु बना सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल को बिल्कुल हमने अगर कमजोर बना दिया तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो आलोचक कहेंगे ये सिर्फ रबर स्टैंप रह जाएंगे। मोहरिया याद है ना, रबर स्टैंप रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। यानी अदालत को बहुत संतुलन के साथ फैसला करना होगा। विधानमंडल की सर्वोच्चता को भी बचाना है लेकिन संवैधानिक चेक एंड बैलेंसेस को भी जिंदा रखना है। अब हम अपने अंत में निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। जो 7वें दिन की सुनवाई ने जो पूरा ध्यान किस बात पर केंद्रित किया वो ये है कि राज्यपाल की जवाबदेही विधानमंडल की सर्वोच्चता और संविधान का संतुलन बनाने पर कैसे होगी। कपिल सिब्बल की जो चेतावनी, उसके ऊपर गोपाल सुब्रमण्यम के संवैधानिक तर्क और आनंद शर्मा के उदाहरण सब एक ही सच्चाई पर पहुंचे कि भारतीय लोकतंत्र गैर जवाबदेह शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो पूरा होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को डीम्ड असेंट को ही समाधान मानना चाहिए या फिर कोई नया रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो, मददगार लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही कानूनी विश्लेषण मिलते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लड़ाई राज्यपाल बनाम विधानमंडल की नहीं है, ये लोकतंत्र की असली परीक्षा है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आप संवैधानिक परीक्षाओं जैसे कि न्यायिक सेवा परीक्षाओं और भी दूसरी कानूनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी दून लॉ मेंटर ऐप गूगल प्ले स्टोर से दून लॉ मेंटर आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको सर्च करिएगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप मिल जाएगी। ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में हमारे फ्री कंटेंट को वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं और पेड कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।